पीछे लाए, शांत रहो तो सुनो तो। देखो तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 14 नंबर चैप्टर, ऑर्गेनिक का ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है हमारा। आए, दोबारा मत बुलाओ ठीक है। तबीयत मेरा खराब था कल, शांत रहो। तुम लोग हंस क्या देता, सच में तबीयत खराब दुख रहा था माथा। आए, अब बात करेगा तो खड़ा करवा देंगे। शांत रहो। चलो चलो सुनो तो। हम बात कर रहे थे पिछले क्लास में 14 नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था, ऑर्गेनिक का लगभग लगभग लास्ट चैप्टर था ना, जिसको बोलते थे बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। जैव अणु कहने का मतलब सजीव का अणु के बारे में बात करना है। ठीक है, सजीव अपने जीवन को चलाने के लिए जिस मॉलिक्यूल का हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? जैव अणु कहलाता है। जैसे ऊर्जा प्रोवाइडर के रूप में, ठीक है, प्रोटीन के रूप में, न्यूक्लिक एसिड के रूप में, विटामिन के रूप में, जो मॉलिक्यूल हम बॉडी को लेते हैं, बॉडी में लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारा बॉडी का फंक्शन काम करता है, तो वो अणु क्या कहलाता है? जैव अणु कहलाता है। इसका डेफिनेशन मैंने बताया था। अब मैंने बोला था मेनली 4 मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे इसमें। पहला था हमारा कार्बोहाइड्रेट, पहला मॉलिक्यूल था कार्बोहाइड्रेट, जिसका काम होता है बॉडी के अंदर में एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक। सेकेंड बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, जो बॉडी को ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, स्क्रीन ग्रोथ, जैसे हो गया हेयर ग्रोथ वगैरह, बडल मसल ग्रोथ वगैरह, ठीक है, तो ये प्रोटीन करवाता है। तीसरा बात किया था मैंने न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए आरएनए फॉर्म करता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड का जो यूज करते हैं हम लोग, वो डीएनए आरएनए फॉर्मेशन में करते हैं। जो सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, नाभि होता है, सेल के अंदर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? क्रोमोजोम। इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। ठीक है, जो अनुवांशिक गुण को बताता है, मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जैसे अब माता पिता का जो गुण उसके बच्चों में मिलता है। ठीक है, तो ये वाला जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो डीएनए आरएनए प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो डीएनए जो बनता है वो न्यूक्लिक एसिड से बनता है, जो कि एक केमिस्ट्री का एक मॉलिक्यूल है। ये सब फंक्शन कैसे काम करता है वो सब और तुमको पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर बायोलॉजी में जो पढ़ाया जाएगा उसमें मिलेगा। हम केवल मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, उसका यूज क्या है वो बताएंगे। लास्ट जो बात करेंगे उसका नाम है विटामिन का मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। कौन सा विटामिन है, विटामिन कितने टाइप का होता है, इसका मॉलिक्यूलर सूत्र क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 4 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमने बोला था 10 से 12 दिन का चैप्टर है, तो बताते आते सुक्रोज है वो। चलो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। चलो पहला स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा है कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह सजीवों में ऊर्जा प्रदान करता है। कुछ कुछ पॉइंट जो कॉमन है अभी जस्ट बताए थे यहां से, तो वहां से हम लिख दे रहे। देखो तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो यह क्या करता है? सजीवों में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ऊर्जा प्रोवाइडर बोलते हैं इसको हम। अब ऊर्जा कैसे मिलेगा बॉडी को? तो बॉडी में जब हम क्या करते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं का रोटी खाते हैं, ठीक है, और जैसे हो गया चीनी खाते हैं, आलू खाते हैं, तो इस सब से क्या होता है? इस सब के अंदर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखना। जैसे ही खाते हैं ना, तो बॉडी के अंदर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इनलेट होता है, और जिससे क्या होता है कि काम करने का क्षमता बढ़ता है, और हम उसमें क्या होता है? एनर्जी मिलता है हम लोगों को। जैसे ही एनर्जी मिलेगा तो हम लोग काम करेंगे। तो ये जो मिलता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, वो चावल में मिलता है, गेहूं में मिलता है। इसलिए चावल और गेहूं हम लोग का परमानेंट है ना। सुबह में चावल खाते हैं, रात में अपना चावल का गेहूं का रोटी खाते हैं, तो ये परमानेंट है, जो क्या करता है? ऊर्जा प्रोवाइडर का काम करता है। हाँ, कितना कोई चावल खाता है, लेकिन हम लोग का खाने का तरीका चावल सुबह में, रात में खाते हैं गेहूं का रोटी खाते हैं। जैसे हो गया शहद, जैसे हो गया शकरकंद। शकरकंद सुना है तुम लोग? चुकंदर जिसको बोलते हैं, चुकंदर, इसको सुगर बीट बोलते हैं इंग्लिश में। चुकंदर जो होता है जमीन के अंदर से निकालते हैं, हाँ सुगर बीट बोलते हैं, चुकंदर। चीनी हो गया, आलू हो गया, आदि में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा इसमें, जो सजीवों में ऊर्जा प्रदान करता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट का अणुसूत्र क्या होगा? आए, कितना तुम लोग तंग करेगा रे, पागल हो गया है, सुन नहीं रहा एक बार में? ये बताना छोड़ देंगे, इसके बाद बात करना जितना करना होगा तुमने। 2 मिनट रुक जाओ ना। चलो देखो, अब ये कार्बोहाइड्रेट का नाम कैसे पड़ा? कार्बोहाइड्रेट सुनो तो। देखो, जब हम कभी भी ना हम कार्बोहाइड्रेट का जो हम सूत्र लिखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का अभी 3 एग्जाम्पल याद रखना।
हम इसको प्रूव कर देंगे कैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह है। 3 कार्बोहाइड्रेट का नाम याद रखना, एक का नाम होता है ग्लूकोज, एक का नाम होता है फ्रुक्टोज, इसको फ्रुक्टोज भी बोलते हैं या फ्रक्टोज भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है सुक्रोज। 3 तो नाम याद रखा, कॉमन है, अभी से लेकर 4 दिन तक यही चलेगा, ठीक है। ये 3 नाम जो है बार बार बोलेंगे हम, 3 अभी 4 दिन चलेगा यही नाम हमारा। एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, एक सुक्रोज। ये तीनों जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे ही खाना खाते हैं, चावल गेहूं लेते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज आता है, जो कहीं ना कहीं क्या करता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है बॉडी के अंदर में। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। हाँ, इसका अनुसूत्र जो होता है वो C6H12O6 होता है। अगर फ्रक्टोज का बात करेंगे तो इसका भी अनुसूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। दोनों का मॉलिक्यूलर सूत्र सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल हो गया, है ना। ऐसे कभी कभी बोलते भी थे हम। दोनों का देखो, दोनों का आणविक सूत्र सेम दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन दोनों में ना फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। इसमें होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जब इसमें क्या होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ये डिफरेंस होता है, ये जब स्ट्रक्चर लिखाएंगे तो वहां पे पता चल जाएगा। अभी दोनों का अनुसूत्र समान होता है, याद रखना ये। एक होता है सुक्रोज, जिसका अनुसूत्र होता है C12H22O11 होता है। साथ में तुमको आणविक सूत्र भी याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे करके, तो C12H22O11 होता है। अब देखो इस सब का नाम ना कार्बोहाइड्रेट क्यों पड़ गया, तो सुनो तो, इस सब को क्या करते हैं हम लोग ना, इस फॉर्मूला का टर्म में अरेंज कर देते हैं। देखो तो CxH2O इंटू वाई। CX कहने का मतलब बताओ इसमें कितना कार्बन दिख रहा है, 6 कार्बन, तो इसको लिख दिया C6। अब बताओ इसमें हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है 12। तो इसको पहले क्या करते हैं, H2O के टर्म में लिख लेते हैं। H2O मैंने लिख दिया, इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 के बराबर। तो ये कहीं ना कहीं जितना सारा कार्बोहाइड्रेट है वो इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है। एक और तुम देख लो यहाँ पे कितना, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे CX मतलब C6H2O इंटू वाई, H2O इंटू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अगर ये भी हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं तो बताओ ये भी क्या होता है, इस फॉर्मूला में आ जाता है। देखो तो जनरल फॉर्मूला इसको बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है C12CX। बताओ x का वैल्यू कितना है, इसमें 12 है। H2O यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ रहा है, 11 के बराबर, 11 दूना 22, 22 सही में है। 1 इंटू 11 किसके बराबर है, 11 के बराबर। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है, ये वाला हमारा है CxH2O इंटू वाई। इसलिए नाम क्या पड़ गया पता है, इसका नाम पड़ गया था कार्बोहाइड्रेट। देखो तो यहाँ पे C से बोलते हैं कार्बो, H2O से बोलते हैं हाइड्रेट। C से बोलते हैं कार्बो, H2O से क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। तो सबसे पहले ये देखा गया होगा कि ये सब एनर्जी का स्रोत है, तो चूंकि ये इस स्ट्रक्चर में बैठ रहा है इसलिए नाम पड़ गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब बात समझ में आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट नाम क्यों पड़ा, तो मैंने देखा क्या बॉडी के अंदर में ये सब मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी बढ़ा रहा है। अब जब मैंने देखा इस सब में कॉमन क्या है, तो मैंने देखा ये वाला फॉर्मूला कॉमन है कार्बोहाइड्रेट वाला, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट जो जनरल फॉर्मूला ये है ना वो 100% सही नहीं है। कुछ कुछ में ना, जैसे मान लो हम बात करते हैं एसिटिक एसिड का, क्या बात करते हैं, एसिटिक एसिड का। बताओ एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। जब मैंने इसको भी क्या किया, इस फॉर्मूला में मैंने लिखा तो ये इसमें अरेंज हो जा रहा था। देखो तो C2H2O इंटू 2, कार्बन कितना दिख रहा है इसमें, 1 और 1 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन इधर भी है। ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन 2 दिख रहा है। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो था हमारा उसका जो जनरल सूत्र था वो हम अम्ल पर भी अप्लाई कर पा रहे थे। तो ये हमारा अम्ल जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तो एक एसिड है। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, 3 तो है, लेकिन ये इस फॉर्मूला पर मैच कर रहा था। तो हमने क्या बोल दिया, देखो तो यहाँ पे सभी कार्बन का जो हाइड्रेट होगा, सभी कार्बन का जो हाइड्रेट होगा वो सब कार्बोहाइड्रेट जरूरी नहीं है। जैसे मान लो ये भी क्या है, कार्बन का हाइड्रेट है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, नहीं है। जहां पे एक अपवाद में क्या था, एसिटिक अम्ल जो है वो कार्बोहाइड्रेट हमारा नहीं है, याद रखना। तो इसका जो ये देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा है कार्बोहाइड्रेट क्या है, तुम ये लिख सकता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक और हमारा डेफिनेशन लिखाएंगे अभी हम। ये डेफिनेशन उतना 100% सही नहीं, अगर एग्जाम में आएगा तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे समझा सकते हैं
कि सभी कार्बोहाइड्रेट हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, क्योंकि ये भी ये तो एक अम्ल है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला में तो अरेंज हो जा रहा है। तो ये लिखना भी सही है, लेकिन इससे बेटर हमारा होगा जो एक और डेफिनेशन लिखाएंगे हम, वो भी सही होगा। ठीक है, तो एग्जाम में अगर तुम ये भी लिख सकता है वो भी लिख सकता है, दोनों सही है। ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा बेटर अगर बोलेगा तो जो अब लिखाएंगे कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, वो 100% क्या होगा, हमारा सही होगा, क्योंकि ये 100% सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन एक तो है, एक और डेफिनेशन फिलहाल लिखाएंगे। अब देखो, तो ये हमारे पास जो 3 कार्बोहाइड्रेट जब मैंने देखा, इस समय काम होता है एनर्जी को बढ़ाना। अब कार्बोहाइड्रेट भी कई टाइप का हो सकता है, जैसे ग्लूकोज क्या है बताओ तो, ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट सबका काम होता है एनर्जी बढ़ाना बॉडी के अंदर में, लेकिन सबका सोर्स अलग अलग हो सकता है। जैसे ग्लूकोज जो होता है वो आलू के अंदर, चावल के अंदर, गेहूं के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर मान लो हम आलू खा रहे हैं तो कोई बोला कौन सा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, तो क्या बोलेंगे, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। ठीक, अगर हम शहद ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, तो अगर जब शहद खाते हैं या फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो इसके अंदर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, फ्रक्टोज होता है, जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप बताएंगे उसको हम। एक होता है सुक्रोज, सुनो, सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज कहाँ पाया जाता है, चुकंदर के अंदर में। चुकंदर के अंदर में जो लाल कलर का चुकंदर होता है वो, गन्ना जो केन शुगर होता है, जो गन्ना होता है, उसके अंदर में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। तुम लोग कभी ऐसा सुना है कि चीनी को हम सुक्रोज ही बोलते हैं, चीनी को, चीनी का शुगर, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो सुनो बताते हैं, चीनी जो बना होता है वो किससे बना होता है, गन्ना से बना होता है। गन्ना से या चुकंदर से बनाया जाता है चीनी को। जब चीनी का फैक्ट्री में तुम जाएगा ना, तो चुकंदर से या गन्ना से बनाया जाता है। तो बताओ, चुकंदर या गन्ना के अंदर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज। इसलिए चीनी का सूत्र क्या बोला जाता है, C12H22O11। और चीनी को हम लोग सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो चीनी बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, शक्कर, चुकंदर से या गन्ना से बनाया जाता है। इसलिए सुक्रोज को क्या बोलते हैं हम लोग, C12H22O11। बात क्लियर है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि तीनों कार्बोहाइड्रेट में, सुनो, तीनों कार्बोहाइड्रेट में सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है। तो जब हम बात करेंगे, देखो, ये जो फ्रक्टोज होता है वो क्या होता है, सबसे मीठा होता है। इवन सुक्रोज से भी मीठा होता है। जैसे शहद लेते हैं या फल लेते हैं तो उसके अंदर मिलता है फ्रक्टोज, और ये क्या होता है, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है ये, सबसे मीठा। इसके बाद जो ऑर्डर होता है, सुक्रोज का नंबर आता है, ग्लूकोज मीठा नहीं होता उतना। सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है, फ्रक्टोज। उससे कम मीठा कौन होता है, सुक्रोज। और सबसे कम मीठा कौन होता है, ग्लूकोज होता है। तो ये आलू चावल क्या तुम लोगों को मीठा लगता है खाने में, नहीं लगता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट जो इसमें होता है वो मीठा नहीं होता है। ठीक है, तो चलो इतना सारा पॉइंट मैंने लिखाया। अब कार्बोहाइड्रेट का एक डेफिनेशन और है, उसको हम उधर लिखने वाले हैं। कभी कभी तुम लोग ये सुना है, डॉक्टर बोलता है कि चीनी का बीमारी हो गया तो आलू नहीं खाने के लिए उतना, चावल नहीं खाने के लिए उतना, क्योंकि उसके अंदर में भी शुगर का थोड़ा बहुत मात्रा होता है, इसलिए बोलता है कि कम खाए उसको। ठीक है, चावल जल्दी नहीं बोलेगा खाने के लिए, आलू नहीं बोलेगा खाने के लिए। अब मीठा सामान तो और नहीं बोलेगा खाने के लिए, क्या, हाँ, रोटी में थोड़ा कम होता है तो वो खा सकता है। ठीक है, चावल गेहूं वगैरह, चावल और आलू बोलेगा जल्दी नहीं खाने के लिए तुम। ये सब तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, फल नहीं बोलेगा खाने के लिए, शहद नहीं बोलेगा खाने के लिए, चीनी तो और नहीं बोलेगा खाने के लिए, है ना। चलो लिखो आगे।
ऑब्जेक्टिव में ना, सुनो एक मिनट, ऑब्जेक्टिव में ना कई बार पूछा हुआ सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, तो फ्रक्टोज होता है, याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ। हाँ, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछता हूँ, क्वेश्चन में निकालना 2-3 बार पूछा हुआ हूँ। हाँ, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन होता है, तो फ्रक्टोज, जो शहद में पाया जाता है, या कहाँ पे, शहद में और फ्रूट में। कब चले तो रोहित सर आवे चल, यार तो छुट्टी बजे ध्यान रहे हैं। ये बड़ी बात है। चलो तो देखो, तो टाइम हो गया, सुनो तो एक मिनट, सुनो। एग्जाम में अगर कार्बोहाइड्रेट पूछेगा तो वो भी डेफिनेशन सही था, ठीक है, वैसे भी तुम लिख सकता है, लेकिन उससे अगर बेटर लिखना चाहते हो तो एक डेफिनेशन और मेरे पास है, सुनो तो। चलो सुनो, हमने ग्लूकोज का संरचना बनाया, हमने फ्रुक्टोज का संरचना बनाया, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये सब मैंने देख लिया था अभी जस्ट यहाँ पे। देखो तो इसका डेफिनेशन, मैंने इसका स्ट्रक्चर ये लिखा, सबको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तुम किताब निकाल के देखेगा तो उसमें मिलेगा तुमको। आए तो खड़ा उधर है, तू आ गया उधर, टाइम कम, जल्दी निकलो वहां से। शांत रहो, देखो इधर, देखो ग्लूकोज मैंने देखा, ग्लूकोज में क्या होता है, सुनो, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप देखा, देखो तो CO
H एल्डिहाइड है, जबकि इसमें बात करेंगे तो कीटोन दिख रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड, इधर से कार्बन चेन, इधर से क्या है कार्बन चेन। तो याद रखना ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन दोनों का संरचना, दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, ये बात याद रखना। ठीक ठीक, इतना बात क्लियर है। ग्लूकोज पाया जाता है कहाँ में पाया जाता है, ये आलू में, चावल में, गेहूं में, जबकि फ्रुक्टोज पाया जाता है शहद में, और अभी जस्ट बताया था फल में पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा मीठा होता है, ये कम मीठा होता है। ठीक, देखो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा डेफिनेशन मैंने क्या लिखा, देखो तो कार्बोहाइड्रेट वो होता है जिसके पास ना बहु हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। बहु हाइड्रोक्सी मतलब इसमें OH ग्रुप बहुत ज्यादा होता है, बहु मतलब दो से ज्यादा, है ना। या बहु हाइड्रोक्सी क्या होता है, कीटोन होता है। तब मेरे पास कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या, देखो तो OH 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 दिख रहा है, मतलब बहु हाइड्रोक्सी, मतलब इसमें दो से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, मतलब एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, और साथ में क्या है, इसमें एल्डिहाइड है, या तो इसमें क्या है कीटोन है। पूरा हम जनरल एक डेफिनेशन बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, जो जितना सारा कार्बोहाइड्रेट सब में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम अभी देख रहे थे वहां पे एसिटिक एसिड, जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं था लेकिन वो स्ट्रक्चर में बैठ रहा था, तो हम ऐसा भी डेफिनेशन एक नया तैयार कर लिए जो केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट पर ही अप्लाई कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट वो होता है जिसके पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, मतलब बहु हाइड्रोक्सी, बहु क्या होता है, बहु हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, या बहु हाइड्रोक्सी क्या होता है, कीटोन होता है। साथ में कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो प्रकाश के प्रति सक्रिय होता है। अब ये क्या बात है, सुनो समझाते हैं। प्रकाश के प्रति सक्रिय कहने का मतलब क्या है, तुम लोगों को कुछ दिन पढ़े थे हम, अब जब पढ़ा रहे थे समाव्यवता, आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे थे, तो हम पढ़े थे ना प्रकाशीय समाव्यवता, प्रकाशीय समाव्यवता पढ़ा था, ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा था वहां मैंने। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर किसको बोलते थे, ऐसा आइसोमर जो क्या करता है, अब प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। ये बताए थे कि जब हम लाइट को पास करवाते हैं ना मॉलिक्यूल के ऊपर में, तो या तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। ये पढ़ा था मैंने, एक को बोलते थे डी, एक को बोलते थे एल, ये पढ़ाए थे, देख लेना काप निकाल के थोड़ा। तो उसका कंडीशन ये था, सुनो कंडीशन बताते, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। जिसके पास कायरल सेंटर होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कायरल सेंटर होता है, वो क्या करता है, लाइट पार्टिकल को क्या करता है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। ये बात याद रखना। प्रकाश के प्रति सक्रिय का मतलब एक लाइन में हम बोल रहे हैं, प्रकाश के प्रति सक्रिय का एक लाइन में बोल रहे हैं कि लाइट को जब पास करवाते हैं ना इस मॉलिक्यूल से होते हुए, तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, उस लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। ये बात याद है, इसे बोलते हैं प्रकाश के प्रति सक्रिय। अब कौन सा मॉलिक्यूल प्रकाश के प्रति सक्रिय है, तो वो मॉलिक्यूल प्रकाश के प्रति सक्रिय होता है जिसके पास कायरल कार्बन होता है। क्या होता है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, तो कायरल कार्बन वो होता है जिस कार्बन का चारों वैलेंसी क्या होता है, अलग अलग एटम के द्वारा या अलग अलग ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कायरल सेंटर है, वो क्या करता है, प्रकाश के प्रति सक्रिय होता है। तो मैंने देखा ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर मतलब कार्बन का चारों मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। देखो चेक करो तो यहाँ पे इस कार्बन को पकड़ते हैं, बताओ एक एटम क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, एक एटम क्या लगा हुआ है, OH। बताओ एक कार्बन पे पूरा ग्रुप क्या लगा, एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, एक लगा हुआ है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। बताओ इस कार्बन का चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। अगर चारों वैलेंसी डिफरेंस है तो ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। और जहां पे कायरल कार्बन मिलता है वो वैसा मॉलिक्यूल क्या होता है, प्रकाश के प्रति सक्रिय होता है। ये बात याद रखना। ठीक, बताओ क्या, देखो तो इसमें क्या ये कायरल सेंटर है, देखो तो OH इधर से हाइड्रोजन, इधर से एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, इधर से भी एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। चारों वैलेंसी क्या है, अलग अलग एटम सेटिस्फाइड या ग्रुप से। तो बताओ ये भी क्या हमारा कायरल सेंटर है, कितना कायरल सेंटर है या नहीं है। ठीक, बताओ ये क्या कायरल सेंटर, अच्छा करो तो ये भी कायरल सेंटर है हमारा, क्या ये कायरल है, देखो तो चारों वैलेंसी अलग अलग एटम के द्वारा सेटिस्फाइड। एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, एक H एक OH, एक छोटा सा ग्रुप कायरल है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कायरल हो जाएगा। तुम चेक करो तो ये अरे एक हाइड्रोजन, एक OH, एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ, एक बड़ा सा ग्रुप ये इस कार्बन से, एक छोटा सा ग्रुप, अरे ये छोटा सा ग्रुप है, एक बड़ा सा ग्रुप ही है ना, तो चारों तो अलग अलग हो गया। तो बताओ ये भी क्या हमारा कायरल सेंटर, क्या ये कायरल, चेक करो तो कार्बन का चारों वैलेंसी अलग अलग एटम द्वारा सेटिस्फाइड होना चाहिए। एक हाइड्रोजन, एक बड़ा सा ग्रुप,
अब बताओ एक ही एटम, देखो देखो तो एक ही एटम को दो बार यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। क्या चारों वैलेंसी अलग अलग एटम के द्वारा सेटिस्फाइड है? नहीं है। ये दो क्या सेम ही है ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर दो बॉन्ड यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम है। क्या ये कायरल सेंटर है? ये नहीं है कायरल सेंटर। क्या देखो तो ये कार्बन कायरल सेंटर होगा, देखो तो यहाँ पे इसके पास दो तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर से लगा दो, एक इधर से लगा दो, ये कायरल नहीं है, ठीक है। बताओ ग्लूकोज के अंदर में कितना कायरल सेंटर है? 4 गो है। तो कायरल सेंटर कोई पूछा ग्लूकोज के अंदर में कितना सारा कायरल सेंटर है? कायरल इसको बोलते हैं, कायरल केंद्र बोलते हैं। कायरल केंद्र कितना सारा ग्लूकोज के अंदर में है? 4 है। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है कि ग्लूकोज के अंदर में कायरल सेंटर कितना होता है, तो 4 होता है। कितना है? 4। सिमिलरली अगर फ्रुक्टोज का बात करेंगे तो इसमें चेक करो तो कितना है, बताओ क्या ये कायरल है? ये कायरल सेंटर होगा इस कार्बन पे? अरे दो हाइड्रोजन सेम ही है, नहीं होगा। ये नहीं है। क्या ये है? ये है, ये भी है, ये भी है। क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। बताओ कितना है? 1 2 3। बताओ फ्रुक्टोज में कितना कायरल सेंटर है? 3 कायरल सेंटर। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है यहाँ पे। कायरल सेंटर होने के कारण ये प्रकाश के प्रति सक्रिय होता है। ये मॉलिक्यूल लाइट पार्टिकल को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, ये रोटेट कर देता है। चलो इसको इतना लिख लो, अगले क्लास में से आगे बात करेंगे। लिख लो।